आई डिसाइडेड कि मैं एक ही अटैम्प्ट दूंगी, आई विल नॉट गिव सेकेंड अटैम्प्ट। मैंने इस साल का भी जबकि रिजल्ट भी नहीं आया था तो भी मैंने प्री का फॉर्म नहीं फिल किया, बिकॉज मुझे पता था कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे आपने मेंशन किया देयर वाज अ सैलरी दैट आई वाज फॉरगोइंग, तो इंस्टेड ऑफ लीविंग माई जॉब मैंने 1 ईयर का ब्रेक लिया जॉब से, सबैटिकल लिया, एंड फिर मैंने प्रिपेयर किया, एंड हेंस मेरे पास टाइम लिमिटेड था बिकॉज एक ही साल का मैक्सिमम सबैटिकल मिल पाया था मुझे। और उसके बाद में आई रियलाइज कि देखो आपको फाइनल एम इज आप नेशन को सर्व कर रहे हो। जी। UPSC is not the only way to serve the nation, even though it's one of the most powerful ways of serving the nation. तो इस वजह से आई गिव माई सेल्फ 1 अटेम्प्ट। तो वो प्रेशर मेरे पास उस तरह से था कि हाँ एक ही अटेम्प्ट है तो सब कुछ देना है, बट आई थिंक दैट इज़ हाउ आई मेड द डिसीजन। मैंने अपने पेरेंट्स को यही कह के कन्विंस किया कि मैं एक ही अटेम्प्ट दूंगी, अब मुझे एक अटेम्प्ट का, बिकॉज आई एम टेकिंग अ बेट ऑन माई सेल्फ, तो आप मुझे एक अटेम्प्ट का अपॉर्चुनिटी दे दो, एंड अगर वर्कआउट नहीं किया तो आई विल गो टू अ कॉर्पोरेट जॉब। मैंने अपने आप को ये बोला था, एंड माई पेरेंट्स, क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, वो काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं। मतलब दे अंडरस्टूड कि हाँ जब तक ये एक अटेम्प्ट नहीं देगी इसको वो रिग्रेट रहेगा कि मैंने वो अटेम्प्ट नहीं दिया है, तो उन्होंने भी हेल्प किया और उन्होंने हर तरीके से सपोर्ट किया। जो आपका वो वाला पॉइंट है दैट पेरेंट्स प्रेशराइज स्टूडेंट्स और देयर चिल्ड्रन कि आपका ग्रेजुएशन हो गया है आप जॉब के लिए जाइए एक्सेट्रा। देखो पेरेंट्स आर लुकिंग आउट फॉर देयर चिल्ड्रन, दे वांट कि हाँ उनको इन फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाए। मेरा एक मेजर डिसीजन ऑफ ऑल्सो वर्किंग बिफोर राइटिंग सिविल्स वॉज कि एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो मेरे पास में बिफोर मैं कोई भी अटेम्प्ट दूँ। लाइक एक थॉट तो मेरे पास कॉलेज में भी था कि हाँ मैं सिविल दे सकती हूँ, पर वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी से क्या होता है कि जो आपका स्ट्रेस है ना ऑफ एक्चुअली परफॉर्मिंग इन द एग्जाम, आपके पास एक सिक्योरिटी है बिकॉज आप एक बर्डन नहीं हो अपने पेरेंट्स के ऊपर, और आपके पेरेंट्स को भी एक सिक्योरिटी है, तो आई थिंक दैट वर्क्स वेल। सेकेंडली द फैक्ट कि मैंने एक अटेम्प्ट बोला एंड आई एम नॉट इवन रिकमेंडिंग फॉर अदर्स, बट अगर आप अपने अटेम्प्ट लिमिट कर सकते हो तो लेट्स से 3 ही दूंगा मैं मैक्सिमम या 4 ही दूंगा, अब उससे क्या करोगे, यू आर सेविंग ईयर्स ऑफ योर प्राइम लाइफ। दिस आई ऑलवेज से कि आप प्लीज़ लिमिट कीजिए, आप मैक्सिमाइज कीजिए, आप अपने इतना एफर्ट डाल रहे हो उन 3 अटेम्प्ट्स में ताकि आप उसमें कन्वर्ट कर। I didn't have the time to study NCERTs. Right. The only NCERTs I studied were 3. One is geography. तो geography का my source was NCERT 11th and 12th का। 10th से नीचे तो मैंने कोई भी NCERT नहीं पढ़ा। 11th 12th का, and for ancient history, ancient and medieval history, तमिलनाडु बोर्ड का एक बुक आता है जी। जो मैंने एक स्टोरी बुक की तरह पढ़ा। लाइक आई नेवर लर्न फ्रॉम इट बिकॉज आई फील इट्स टू हैवी, बट दोस वर द ओनली एनसीईआरटी। इट्स क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, आप कम भी पढ़ रहे हैं पर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो मैटर इज मोर। बट जो टाइम है ना वो चेंज होता रहता है बेस्ड ऑन कहाँ पे हो आप अपनी जर्नी में। जैसे फर्स्ट 4 मंथ्स मतलब फर्स्ट 3 मंथ्स फॉर श्योर मैं 5-6 घंटा पढ़ती होती थी मैक्सिमम, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे पढ़ने की आदत ही नहीं थी। जैन से मैंने वो नंबर 8 आवर्स पे करना स्टार्ट कर दिया, मतलब 7 to 8 आवर्स, 7 to 8 आवर्स, वो भी बहुत स्ट्रेच होता था मेरे लिए। मार्च से आई एक्चुअली यूज टू स्टार्ट टचिंग 10 आवर्स, क्योंकि प्री पास आ रहा था 10 आवर्स रोज का, 10-11 प्री से पिछला महीना तो 12 आवर्स, 13 आवर्स, 14 आवर्स, जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। एंड बिटवीन प्री एंड मेन्स अगेन आई यूज टू टारगेट कि 10 आवर्स से ज़्यादा पढ़ पाऊँ। एवरेज 12 होता था और 14-15 तक चला जाता था, बिकॉज प्री और मेंस के बीच में बहुत कम टाइम होता है। प्लस मेरा प्री बहुत लेट हो गया था बिकॉज ऑफ दिल्ली इलेक्शंस, तो मेरा जून में हुआ था प्री फॉर अगस्त के मेंस, तो मेरे पास 2.5 महीना भी नहीं था प्रॉपरली, तो इसलिए ज़्यादा टाइम। देयर इज नो यूज ऑफ स्टडिंग, तो मैंने बहुत जल्दी सिलेबस ख़त्म करने का कोशिश किया। लाइक आई थिंक बाय मार्च मेरा सिलेबस ख़त्म हो, लाइक पहले तो अक्टूबर से दिसंबर में जो बेसिक एकदम बेसिक हुआ था, टिल बिटवीन जैन एंड मार्च मैंने पूरा सिलेबस एक बार ख़त्म कर दिया था बेस्ड ऑन एटलीस्ट मेरा स्टैटिक रिसोर्सेज एंड PT 365 का एक रीडिंग। अप्रैल मई जून में आई थिंक आई टारगेटेड सम 6 to 7 रिविजन्स। तो और मेरा रिविजन स्टाइल थोड़ा अलग था, तो पहले अगर मेरा मार्च में ख़त्म हुआ है तो पहले तो मेरा पूरा अप्रैल मेरी फर्स्ट रिवीजन में गया, फर्स्ट रिवीजन बट एक्सटेंसिव अच्छे से रिवीजन। देन मैंने मई में 2 रिविजन्स टारगेट किया, क्योंकि 30 डेज का 15 डेज बिकॉज नाउ यू नो कंटेंट मोर।
एंड क्योंकि मेरे पास जून के 6 एक्स्ट्रा डेज थे, जून 6 को था, जून 6 को था, तो लाइक उस तरह से आई मेड माइक्रो नोट्स जो मुझे चीज़ें याद नहीं रहती थी, तो फिर मैं उसको और ऐसे लास्ट के 4 वीक्स में तो आई जस्ट केप्ट रिवाइजिंग दोज माइक्रो नोट्स। तो वो तो मैंने शायद 6-7 टाइम्स आई वुड हैव रिवाइज्ड माय नोट्स। तो और मैं रिविजन के लिए ना अलग अलग चीज़ें तरीके यूज़ करती थी। जैसे अगर मुझे स्टैटिक आता है, मुझे लक्ष्मीकांत याद हो गई है, पर मेरा कोर्स क्रैश कोर्स में स्टैटिक का पोर्शन है, तो मैं वो फिर भी सुनूंगी चाहे मुझे वो आता है फॉर अ रिविजन। या फिर अगर मैंने PT365 कर लिया है तो ऑनलाइन मटेरियल होता है PT365 जो टीचर्स कवर कर रहे होते हैं, मैं उसको 2x पे सुनती थी टू रिवाइज, तो ताकि मुझे हर बार सिर्फ पढ़ना ना पड़े। आई एम नॉट चेंजिंग रिसोर्सेज बट आई एम रिवाइजिंग इन ऑडियो विजुअल फॉर्मेट। So I did make short notes, which is what I did specifically in the last month. मेरे प्री से 1 महीना पहले जब मैं अपना मे बी 3rd रिविजन पे थी, तो जो जो चीज़ें मैं भूलती थी, मैंने एक पेपर लिया A4 साइज शीट, आई यूज टू फोल्ड इट 3 टाइम्स ताकि उसमें बेसिकली ऐसे 2 लाइन्स आ जाए, तो वो 6 कॉलम्स में डिवाइड हो गया ना, 3 इस साइड और 3 बैक साइड पे। मैं हर कॉलम के अंदर बहुत शॉर्ट में लिखती थी, मुझे क्या याद नहीं रहा, और फिर मैंने इस तरह से हर सब्जेक्ट के लिए किया ओवर अ स्पैन ऑफ 15 डेज। तो मेरे हर सब्जेक्ट के लिए 5 से 6 पेजेस के माइक्रो नोट्स बन गए, और फिर मैं सिर्फ उनको रिवाइज करती थी। लाइक आई नो व्हाट अ मनी बिल इज। अब मुझे उसके लिए लक्ष्मीकांत फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट हो सकता है, और या फिर प्रेसिडेंट कंसेंट, येस नो, इस तरह से वॉट एवर, जो कि मुझे चीज़ें भूल गई हैं तो बहुत शॉर्ट में, और फिर मैं वही रिवाइज करती थी, फिर मैं उसको हाईलाइट करती थी अलग अलग कलर्स से इन एवरी। घर से रह के ज़्यादा सिलेक्शन होती है बिकॉज आपके पास डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आप सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ हैं, आपकी फैमिली को पता है कि आप इसके लिए क्या कॉस्ट पे कर रहे हैं, तो आपका फ्रेंड सर्कल बहुत लिमिट हो जाता है बिकॉज घर पे लोग कम होते हैं वर्सेस ORN जहाँ पे सब एस्पिरेंट्स है। तो इसलिए मैंने तो घर से किया था, आई जस्ट टुक माई रूम, उस रूम में कोई अलाउड नहीं होता था पूरा दिन, so, मैं एंड आई यूज्ड टू स्टडी, सो दैट्स इट। सो देर आर अ फ्यू थिंग्स जो ध्यान में रखे जा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है अड्रेसिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। आप एक चीज़ होता है नोट्स आना और एक चीज़ होता है आंसर लिखना। हमें आंसर लिखना है, हम अपने नोट्स रिप्रोड्यूस नहीं करने हैं। तो अंडरस्टैंडिंग UPSC क्या पूछ रहा है और क्यों पूछ रहा है विल हेल्प यू राइट बेटर आंसर्स, दैट्स वन। और वो आपका एक्चुअल में न्यूज़पेपर रीडिंग से या करंट अफेयर से आपको समझ आ जाता है कि फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर लोकायुक्त पे क्वेश्चन आया था, दैट वाज बिकॉज इट हैड कंप्लीटेड अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स और वो उस टाइम पे न्यूज़ में था, इसलिए लोकायुक्त पे क्वेश्चन आया था। तो उस तरह का चीज़ें, तो अब नाउ क्योंकि मुझे समझ आ रहा है कि ये क्यों आया, तो मेरा आंसर भी प्रॉपरली बेटर मैं लिख सकती हूँ, दैट्स वन। 2 इज मोनोटनी ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है आंसर्स में। इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक लॉन्ग एसेज या फिर जस्ट 1 2 3 4 1 2 3 4, आपका आंसर स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए विद इंट्रोडक्शन, विद फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर जो एक डिमांड को एड्रेस कर रहा है क्वेश्चन का, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो दूसरे डिमांड को एड्रेस कर रहा है क्वेश्चन का, इस तरह से। एंड थर्ड इज आई यूज टू एड अ लॉट ऑफ डायग्राम्स, ग्राफ्स, पिक्चर्स, मैप्स, एनीथिंग दैट आई कुड थिंक ऑफ। मतलब जैसे अगर चोला आर्किटेक्चर आया तो मैंने चोला का जहाँ पे वो था चोला डायनेस्टी, वो मैप ड्रॉ कर दिया, उसका कोई रेलिवेंस, ये रेलिवेंस है दैट आई नो कि हाँ चोला, मुझे पता है कि चोला डायनेस्टी कहाँ पे, इट वाज रेलिवेंट टू द क्वेश्चन, इट मेड माई पेपर लुक बेटर, तो मैं ये डेफिनेटली करती थी। वन एडिशनल थिंग जो मैं करती थी इज स्टार्ट या एंड में मैं कुछ या तो करंट अफेयर रिलेटेड डालने की कोशिश करती थी। फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम मॉलडीव्स पे क्वेश्चन आया, ऑल ऑफ अस नो कि वो क्यों आया, बिकॉज देयर वाज #ban Maldives वर्किंग आउट, राइट। तो मेरा जो कंक्लूजन था वो मैंने इसी तरह से दिया, that the strong diplomatic relations between India and Maldives cannot be overpowered by social media movements like #ban Maldives. So like this kind of thing. उससे आपका आंसर ना अलग से स्टैंड आउट करेगा, इंस्टेड ऑफ कि हाँ सबने कुछ तो लिखा होगा, इसमें आपको कुछ अलग दिखेगा। तो वो मेरा एम रहता था।